पेज नंबर 86 पे सिंटैक्स के सेंटेंस लेवल पे एनालिसिस के ऊपर आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, जिसके पहले पैराग्राफ से मैं डिस्कशन को लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे हम सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अल्फाज जिनके अंदर मिनिमल सिंटैक्टिक रिलेशनशिप होता है बाकी अल्फाज के साथ, वो सारे मिलके एक थॉट को एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन या एक्सप्लेनेशन की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा ये फुल स्टॉप पे जाके खत्म होता है जब ये लिखा जाता है। यानी इसमें पहली बात हमने ये की कि एक या एक से ज्यादा अल्फाज का एक मजमुआ जो कि आपस में मिलके सिंटैक्टिक रिलेशन बनाता है और बना के वो थॉट को स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन या एक्सक्लेमेशन की सूरत में एक्सप्रेस करता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर याद रखिएगा कि एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस एक ऐसा अल्फाज की एक ऐसी सिलेक्शन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको कंप्लीट सेंस देता है। उसके अंदर सेंस हर लिहाज से कंप्लीट होता है, या वो कोई स्टेटमेंट होगी, या वो कोई सवाल होगा, या कोई इंस्ट्रक्शन होगी, या कोई एक्सक्लेमेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे क्लासिफाई किया गया। सेंटेंस को जब आप क्लासिफाई करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हम उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सेंटेंस को आप प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट में देख सकते हैं, सेंटेंस को आप फॉर्म की बेस पे देख सकते हैं और इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बेस पे देख सकते हैं। 3 मुख्तलिफ तरीकों से आप सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं। पहला देखते हैं हम प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट। बेसिकली प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट ये है कि रियलिस्टिक कंडीशन यूजेज की क्या है किसी भी सेंटेंस की, सेंटेंस की रियलिस्टिक कंडीशन की बेस पे आप सेंटेंस को क्लासिफाई करेंगे। मैंने मेजर क्लासिफिकेशन की 3, प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट, फॉर्म और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पहला है प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट। प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट में क्या होता है, इसमें आप सेंटेंस को देखते हैं कि ये इसका यूजेज क्या है, यूजेज के हिसाब से इसकी क्या कंडीशन है। जैसे क्या ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी कोई स्टेटमेंट है ये, आई हैव टू गो टू वर्क, आई नेवर डू दैट, वी आर स्टडीइंग लिंग्विस्टिक्स, ही टुक माय बाइसाइकिल। या ये इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई एडवाइस दी गई है या कोई रिक्वेस्ट या कमांड एक्सप्रेस की गई है। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्वियस सब्जेक्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑब्वियस सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। उससे आपको पता चलता है कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। जैसे गो टू वर्क, डोंट डू दैट, डोंट वर्क ऑन द ग्रास, यू शुड स्टडी हार्ड। सो दीज आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है और कहता है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में प्रोड्यूस तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मकसद ये होता है कि इसके जरिए इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, मालूमात हासिल करने के लिए ये सवाल किया जाता है। अब 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। मालूमात भी 2 तरह की होती हैं। एक वो मालूमात जिसके बदले में आपको जवाब हाँ या ना में चाहिए, और एक वो मालूमात जिसके बदले में आपको जवाब हाँ या ना की बजाय रीजन की सूरत में चाहिए। मीन्स क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट आंसर की मुकम्मल जवाब की जरूरत होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की 2 कैटेगरीज हमने देखी, ठीक है। एक वो
जो कि यस या नो की सूरत में जवाब की डिमांड करते हैं। तो जहां आपको यस या नो की सूरत में जवाब मिलता है तो वहां आप कहते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जहां आपने डिटेल मांगी तो फिर वहां पे आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे, बल्कि यस नो नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे ये WH क्वेश्चन वाला। अब यहाँ एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊं। एक सवाल क्या, डू यू हैव टू गो टू वर्क? अब इसका जवाब है यस, इसका जवाब यस है, इसका कोई और जवाब नहीं है। अब इसका जवाब अगर यस की बजाय कुछ और दे दिया जाए, ठीक है, अगर इसका जवाब कुछ और दे दिया जाए तो इससे क्या होगा, इससे होगा सेमेंटिक एम्बिग्विटी क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यहां बड़े पते की बात करने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अक्सर इम्तिहान में इस तरह सवाल पूछा जाता है कि चासर इज, फॉर एग्जाम्पल एक बात करो, मिसाल दो, चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डू यू एग्री? ठीक है, अब डू यू एग्री के साथ उसने डू यू एग्री लिखा। अब इस डू यू एग्री का आपने कहीं पे जवाब नहीं दिया, ठीक है, आप उसको फिर ये लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, चासर क्यों फादर है, क्यों फादर है, क्यों फादर है, क्यों फादर है। आप डू यू एग्री का जवाब आपने नहीं लिखा। सो डू यू एग्री का जवाब आप लिखेंगे, यानी कि आप उस तरह लिखेंगे यस आई एग्री और नो आई डू नॉट एग्री। अगर आप यस आई एग्री फिर आप साबित करेंगे, ठीक है, यस आई डू नॉट, नो आई डू नॉट एग्री फिर भी आप लिखेंगे। और अगर आपका जवाब दोनों के हिसाब से तो फिर आप लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट पे एग्री या डिस एग्री का जो है वो फाइनल कंक्लूजन से पहले इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर डिस्कशन जरूरी है कि फादर कौन होता है, कैसे बनता है, कैसे। लास्ट आप लिख देंगे कि इनकी बेसिस हम क्या, मैं इनकी बेसिस हम इस चीज में एग्री कर सकते हैं कि ये फादर है, या इन आर्गूमेंट की बेस से हम कहते हैं कि ये फादर नहीं है। अब ये तरीकाकार होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। चीजों को मैंने जैसे यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बात बता दी, हम इस तरह करते हैं कि हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। सो एग्री का उसने पूछा। इसी तरह WH क्वेश्चंस में आपसे डिटेल मांगी जाती है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, डिटेल्स मांगी जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डिड यू डू दैट, हुज कार इज दैट, वेयर इज माई बुक, हाउ आर यू। सो यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाती है, रीजंस मांगी जाती हैं, फिर आप उसमें डिटेल्स बताते हैं। अगर रीजन नहीं मांगेगी, शॉर्ट बात, ये शॉर्ट ही जवाब देना है। ये सारा तरीकेकार आपने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के अंदर अडॉप्ट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी पेज पे, पेज नंबर 86 पे हम डिक्लेरेटिव, इंपैरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डिस्कशन कर रहे थे। तो चौथी जो हमारी काइंड है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है उनके बारे में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो कि आपके जो नेचुरल इजैकुलेशंस हैं, सॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप अपने सॉन्ग एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा, इनकी इंडिकेशन ये थी कि कॉलन इनके साथ जरूर होता है। आई डिड इट, व्हाट अ फूल आई वाज, ये आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एक्सक्लेमेशन, इससे इंडिकेशन होती है कि ये आपके जज्बात का, ओह माय गॉड। सो कहता है कि फॉर्म की बेस पे इन सेंटेंसेस को आप, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर की कंप्लीटनेस है उसकी बेस पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप दो तरह की काइंड में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मेजर सेंटेंस और एक माइनर सेंटेंस। यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है, जब इनकी फॉर्म्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक मेजर सेंटेंस है तो एक माइनर सेंटेंस है। सो लेट्स सी कि वो माइनर कौन सा होता है और मेजर कौन सा होता है। मेजर सेंटेंस एक रेगुलर सेंटेंस है जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब होता है और इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ बुक,
सॉरी, टॉपिक चेंज हो चुका था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो यहीं तक है ना, ये यहाँ तक जो हमने बातें की बेसिकली हमने प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट की बेस पे सेंटेंसेस को देखा। तो हमें पता चला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट। ठीक है, प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट की बेस पे ये सेंटेंसेस की काइंड्स हैं। दूसरी जो काइंड्स हैं वो है फॉर्म की बेस पे। ठीक है, पहली काइंड हमने देखी जो प्रैग्मेटिक की बेस पे थी, दूसरी हम देख रहे हैं फॉर्म की बेस पे। और जब हम फॉर्म की बेस पे देखेंगे, फॉर्म की बेस पे एक मेजर सेंटेंस है और एक माइनर सेंटेंस है। ठीक है, तो मेजर सेंटेंस वो है जो कि एक रेगुलर सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है और कहता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। आई हैव अ बुक, इस सेंटेंस के अंदर आप पर्सन को चेंज कर सकते हैं, आई की वजह वी लगा सकते हैं। ठीक है, शी हैज अ बुक, यू हैव अ बुक एंड सो ऑन। सो ये मेजर सेंटेंस है, रेगुलर सेंटेंस है, बेसिकली फाइनाइट वर्ब है, वर्ब बदल सकता है इसके अंदर। अच्छा, फिर माइनर सेंटेंस है, ये एक इर्रेगुलर टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होता, कलोकियल स्पीच के अंदर ये होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जस्ट अ मिनट, यस, जस्ट अ मिनट, यस, कॉफी। अब जस्ट अ मिनट बोला बंदे ने, तो एक बंदे ने बोला जस्ट अ मिनट, आपने जवाब दिया यस, तो इससे ये माइनर सेंटेंस है। इसके अंदर आपको जस्ट अ मिनट एक सेंटेंस है, यस दूसरा है, कॉफी तीसरा है। ये तीन अलग अलग सेंटेंस है, माइनर सेंटेंसेस है, इरेगुलर फॉर्म है कलोकियल स्पीच में। नॉर्मली आप देखें गोरे को जब बोलता हुआ तो कुछ इस तरह की बातें करेंगे, इसी तरह बोलेगा जस्ट अ मिनट, सब बोलते हैं यस। जब बोलते हैं यस बोला, इसने जस्ट अ मिनट बोला तो ये भी शॉर्ट सेंटेंस था, और उसने यस बोला वो भी शॉर्ट सेंटेंस था। इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई, बात कर दी गई। हमने शुरू में एक बात की थी कि सेंटेंस के अंदर एक लफ्ज भी हो सकता है, एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। यहां पे एक लफ्ज मौजूद है यस, यस से भी सेंटेंस बना है। ठीक है, यस से भी सेंटेंस तो आपका बन गया ना, उसमें तो कोई बात नहीं है। अब यहां दूसरी चीज ये देखिए कि कॉफी, अब कॉफी में उसने इंट्रोगेटिव की बात की। अब यहां पे वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। ये कॉन्टेक्स्ट बाउंड चीजें, जस्ट अ मिनट और यस, ये चीजें माइनर सेंटेंसेस नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट बाउंड होते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल होकर पता चलता है कि ये कहना क्या चाह रहा था, स्पीकर क्या कहना चाह रहा था। कॉफी उसने बोला, तो कॉफी बोला, सिर्फ कॉफी बोला तो इसका मतलब होगा वो क्या कह रहा है। अब यहाँ कॉफी का क्वेश्चन मार्क लगा तो बेसिकली वो पूछ रहा है कॉफी पियोगे, वहां से आप ये अंदाजा लगा रहे हैं। इससे बंदे ने उससे क्वेश्चन किया, वो हाथ में उसने वो मग था उठाया हुआ था, बनारस में पूछा कॉफी, मतलब कॉफी पीनी है, तो डेफिनेटली कहेगा यस या नो कहेगा। सो दिस इज माइनर सेंटेंस। इंफॉर्मेशन तो कन्वे हुई, लेकिन कलोकियल स्पीच में है और ऐसी सिचुएशन में जब आप लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां इस तरह के सेंटेंस भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये इसलिए मैं चीजों को बता रहा हूँ फॉर्म की बेस पे कि जब आप सेंटेंस को देखें तो आप सोचना शुरू कर देंगे, आपने तो बताया था कि सेंटेंस ये होता है, तो ये फिर क्या चीज है, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में सोचिए बताएं। फिर उस वक्त आपको पता चले कि फॉर्म की बेस पे भी सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया गया, क्लासीफाई किया गया। इसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बेस पे सेंटेंसेस को देखते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बेस पे आप देखें, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। ये बेसिकली क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बेसिकली ये जब क्लॉज के दरमियान रिलेशनशिप की बेस पे डेवलप होती है, सेंटेंसेस को उसी बेस पे आप क्लासीफाई करते हैं। सिंपल सेंटेंस को देखें, सिंगल सेंटेंस होता है और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, यानी कि एक सिंगल क्लॉज के ऊपर ये बेस कर होता है, मेन क्लॉज ही इसके अंदर होता है। सिंपल सेंटेंस उसको आप बोलते हैं। ठीक है, आई कम,
The boy cried, Canada is a rich country. The girl ran into her bedroom. Some students like to study in the morning. 2 अल्फाज पे मुश्तमिल हो सकता है, ये सिंपल सेंटेंस 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, इस तरह इसके नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही क्लॉज होगा जो कि इसका मेन क्लॉज होगा। इसके मुकाबले में आप आगे देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? बेसिकली सिंपल सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज था, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेन क्लॉजेज होंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होगा। इस पे एक बात समझाऊंगा आपको, क्लॉज क्या होता है। हमने पहले देखा था क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। इससे पहले जैसे हमने क्लॉज लेवल पे सिंटैक्स को देखा तो उसके हिसाब से बात की। एक सेंटेंस के अंदर एक सिंगल क्लॉज भी हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर वो जो उसका मेन क्लॉज होगा, एक सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज और उसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, और बार वो विदाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। और या जो बात समझनी है वो ये समझिए कि जब सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा, सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, तो सेंटेंस होगा सिंपल। और जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, ठीक है, और उन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी कि 2 अलग-अलग से जुमले हैं, उनको आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के जोड़ा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यानी कि 2 जुमलों का मुरक्कब, आप इस तरह कह दें। आप इन दोनों को ब्रेक करें, बीच में से आप इस कंजंक्शन को रिमूव करें, ये 2 अलग से जुमले बन जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन याद रखिए कंपाउंड के अंदर भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। अब जैसे मैं इसको अब इसमें उसके साथ ये बात की और ये आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एग्जांपल आपको देखें, शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, शी वर्क्स इन द सिटी, फुल स्टॉप यहाँ पे भी लग सकता है, ये लगा हो सकता है। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये, इन दोनों को जोड़, शी लिव्स इन द सबर्ब्स। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए राइटर ने क्या किया, उसने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया और ये कंपाउंड क्लॉज बन गया। अब यही साथ साथ, माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ बर्थडे पार्टी बट आई डोंट वांट टू गो, ही रैन आउट एंड फेल ओवर द सूटकेस। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, पहले हमने जैसे बात की थी कि जैसे ईदर द स्टूडेंट और द टीचर टेक्स अ डे ऑफ एवरी मंथ, ही कुड नीदर ईट नॉर स्लीप। तो यहाँ पे he could neither eat एक है, he could not eat। अब ये 2 हिस्से कैसे होंगे, बाद वो फिर आपको देखना पड़ता है, सेंटेंस को ब्रेक करके देखना पड़ता है कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं अगर तो कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स अगर दिए, हो सकता है आपके ज़हन में कंफ्यूजन पैदा हो, मैं उसको बता भी देता हूँ। माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ बर्थडे पार्टी, ये एक है, इसके साथ आपने इसमें दूसरा लगा दिया, बट आई डोंट वांट टू गो। दूसरे में हमने लिखा he ran out and fell over the suitcase। अब यहाँ पे he ran out एक सेंटेंस है और इसी ही के बारे में दूसरा सेंटेंस को he fell over the suitcase, ये दूसरा भी है। तो 2 अलग सेंटेंसेस बनते हैं, सिर्फ ये वो ही रेपिटेशन से बचने के लिए उसने दोबारा लगाया। अब ऊपर तो मैंने सिंपल बना के आपको दिखाई ना, नीचे फिर वो हटा देते हैं रेपिटेशन से बचाने के लिए। जब आपने बट लगा दिया या आपने कंजंक्शन लगा दिए तो अल्टीमेटली आप उनको रिमूव कर सकते हैं। शी वर्क्स इन द सिटी बट लिव्स इन सबर्ब्स। अब ये बट के बाद आप लिव्स इन सबर्ब्स इस तरह डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, लिहाजा ये बात ध्यान में रखिएगा। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 मेन क्लॉजेज होते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा डीपली उसको देखना होता है, ठीक है। शी एट ब्रेकफास्ट देन वेंट टू स्कूल। अब ये देन जो है ये यहाँ पे 2 बातों को जोड़ है।
शी एट ब्रेकफास्ट, शी वेंट टू स्कूल। ये दो बातें दो अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसके साथ ही हम अगले पेज की जानिब भी बढ़ चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस है, कंपाउंड के अंदर दो क्लॉजेज थे, मेन क्लॉजेज थे। यहाँ पे कहता है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होगा जिसको मेन क्लॉज का नाम भी दिया जाएगा, वो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड के अंदर दो मेन क्लॉजेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, यानी कि एक इधर से उठाया, एक बी से उठाया, एक ए से उठाया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे बी को जैसे हमने डिफाइन किया, एक इधर से उठाया, एक उधर से उठाया, तो क्या हुआ, कहता है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो जब आप ऐड करेंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? और कहते हैं ऑफ्टन फॉर्म बाय पुटिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड होते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड होते हैं। डिफरेंस ये है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप ऑटोमेटिकली आप देख लेंगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मैंने सामने एग्जांपल्स भी दे दी कि एज, इफ, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, व्हेनेवर, ड्यूरिंग, एज सून एज लॉन्ग एज, सिंस, अनटिल, अनलेस, वेयर, व्हेनेवर, एक्सेट्रा। जॉन कैन नॉट सेट अप हिज कंप्यूटर। अब ये बात उसने एक कर दी, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज कंप्यूटर बिकॉज द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। ये द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली ये डिपेंड करता है पहले हिस्से के साथ, पहले क्लॉज के साथ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं रह सकता, इसको मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। शी बिकेम क्वीन व्हेन हर फादर डाइड बिकॉज शी वाज द एल्डेस्ट सन। तो यहाँ बिकॉज लगा के आपने इसको जोड़ दिया, शी वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड, सॉरी नॉट सन, एल्डेस्ट चाइल्ड। अब यहाँ देखिए मैंने जॉन सेटअप इस कंप्यूटर के बारे में मैंने वही डायग्राम बना के दिखा दी। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, जॉन सेटअप इस कंप्यूटर, द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज लगाया, डिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के हमने जोड़ दिया। इसके बाद है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। कंपाउंड से जैसे हमने पहले ही बात कर दी ना, कंपाउंड को समझने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है, कंपाउंड के अंदर दो होते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सिंपल एक जो वो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगी। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी, ठीक है। इनके दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी, उसके अंदर दोनों चीजों का होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडिपेंडेंट है दोनों, सॉरी उसके अंदर कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो कर दिया हमने, डिपेंडेंट भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट भी मौजूद है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो हैं इसके अंदर, एक नहीं है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाले को हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कि कंपाउंड सेंटेंस, अब क्या इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए डायग्राम को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि although she worked hard to gain recognition, many people did not know who she was and her friends did not even appreciate her work. हम पेज नंबर 88 पे इस डायग्राम को देख रहे हैं। although she did not work hard to gain recognition, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे गलती से ये डायग्राम जो ना ये हो गई है, क्या कहते हैं इसको, मर्ज हो गई है,
थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं इधर ग्रुप के अंदर में पोस्ट भी कर दूँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ यह कि पहली क्लास, although she worked hard to gain recognition, ये है डिपेंडेंट क्लास। इसके अब ये क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है, कहते हैं कि many people did not know who she was, ये है इंडिपेंडेंट क्लास। and her friends did not even appreciate her work, ये है इंडिपेंडेंट क्लास दूसरी। अब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया, और ये एंड जो है बेसिकली ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और इसी ने बताया कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, although she worked hard, अब इसमें पहली बात यह कि many people did not know who she was and her friends did not even appreciate her work. So आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की जानब, पेज नंबर 89 पे हम देख रहे हैं ग्रामेटिकल रिलेशंस को, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। इसी पेज पेज नंबर 88 पे ग्रामेटिकल रिलेशंस की बात की गई है। ग्रामेटिकल रिलेशंस जिनको हम सिंटैक्टिक फंक्शंस का नाम भी देते हैं, उनके बारे में बात करता हूं कि यहां तक हमने सेंटेंसेस की टाइप्स देखी, यूजेज की बेस पे जो थी, फॉर्म और स्ट्रक्चर बेस थी। अब हम सेंटेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसके अंदर कहते हैं ग्रामेटिकल रिलेशंस की बेस पे हम देख रहे हैं, सिंटैक्टिक फंक्शंस की बेस पे देख रहे हैं, सेंटेंस को उसके सिंटैक्टिक फंक्शंस की बेस पे देख रहे हैं हम। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, यहां पे आप सेंटेंस को देखिए कि जब पेज नंबर 88 पे जहां हमने ये बात की है ना, वहां ये समरी दी हुई है बेसिकली सेंटेंस पैटर्न्स की, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है, उसके बारे में बात की गई है। तो उसको आप थोड़ा सा देख लें, एक आइडिया आपको मजीद उसके ऊपर मिलता है कि सेंटेंस की टाइप के हिसाब से आप उसके देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, सेंटेंस पैटर्न्स को आप देख रहे हैं, तो आप इससे एक आइडिया दें। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास की बात, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर सिंपल सेंटेंस है तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास कोई नहीं है, ये उसी बात को समराइज किया गया है। और अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो फिर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होगी। और अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगी। तो ग्रामेटिकल रिलेशंस को जब हम देखेंगे अगले पेज पे, जिस चीज पे हमारी डिस्कशन चल रही है, कि अभी तक हमने सेंटेंसेस की टाइप्स को देखा, तो पेज नंबर 89 पे आइए, वहां पे भी हम ग्रामेटिकल रिलेशंस को देखेंगे। तो कॉमन जो बेसिक टाइप है आप उसको देखें, डायग्राम भी बनाई हुई है साथ मैंने, कि बेसिक जो पैटर्न है किसी भी सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का वो क्या है। ठीक कहता है एडजंक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। ठीक है, तो कहता है ये एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल एक सेंटेंस पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एडजंक्ट प्लस सब्जेक्ट, प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजंक्ट। अब आगे देखेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे एडजंक्ट क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज को बताऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस के अंदर कहता है सब्जेक्ट को देखेंगे पहले। सब्जेक्ट क्या कहता है, पर्सन विच परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट की हमने बात की, सब्जेक्ट क्या है, वो है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, और विच इज जॉइंड टू अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के साथ बाय अ वर्ब, वर्ब के साथ आगे जुड़ता है। सब्जेक्ट को देखिए तो इसके फौरन बाद वर्ब आता है। उसके बाद है प्रेडिकेट, ये बेसिकली सेंटेंस या क्लास का वो इस पार्ट है जिसके अंदर वर्ब होता है और ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बता रहा होता है। सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है कि नाउन, पर्सन या चीज जो कि बेसिकली कहता है कि जो दैट इज अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ वर्ब और इन्वॉल्व इन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट।
जो मुतासर होता है एक्शन से, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद मैं एडजंक्ट की बात करूंगा। एडजंक्ट दो जगह पे है ना। एडजंक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें तो होती है ना। मिसाल के तौर पे जी बॉय, ठीक है, बॉय आपका सब्जेक्ट है। बॉय ईट्स एन एप्पल, बॉय ईट्स एन एप्पल। ठीक है। अब यहां पे एक बॉय आपका सब्जेक्ट है तो ये नाउन था, एन एप्पल जो वो ऑब्जेक्ट है तो वो भी नाउन था। इन दोनों के साथ आपने एडजंक्ट लगाया जो कि सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर के तौर पे लगेगा। बॉय को हमने कहा जी लिटिल बॉय, स्कूल बॉय, ठीक है, स्ट्रीट बॉय, नॉटी बॉय। अच्छा, एन एप्पल की बजाय हमने लगाया जी ईट्स एन एप्पल की बजाय हमने लगाया ईट्स फ्रेश एप्पल, फ्रेश एप्पल। सो ये एडजंक्ट है, इनको हम बोलते हैं एडजंक्ट के वो उसके साथ मॉडिफाई कर दिया गया। दोनों नाउन को ये मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफायर के तौर पे काम करते हैं। सो इसके बाद बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि बेसिकली प्रेडिकेट को एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट कर रहा होता है। कैसे? एग्जाम्पल को आप देखिए, सेंटेंस पैटर्न आपको क्लियर होगा। द मैन कॉल्ड द बॉय सडनली। सब्जेक्ट द मैन, कॉल्ड वर्ब पार्ट, नाउन पार्ट, एडवर्ब पार्ट। ठीक है। सो यहां पर जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट को नाउन पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं, और दूसरे नाउन पार्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो एडवर्ब पार्ट को हम एडजंक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। जो एडवर्ब पार्ट है उसको हम एडजंक्ट कर रहे हैं, एडजंक्ट कहते हैं, जो कि बेसिकली दैट completes the predication, that completes the predicate in the sentence, सेंटेंस में प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है। सो इस वजह से हमने कहा कि ये एडजंक्ट है। ठीक है। सो जैसे मैंने पहले बात की, एडजंक्ट जो है यूजुअली मोबाइल होता है। आप इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, किसी जगह पे लग सकता है। एडजंक्ट की कोई भी जगह हो सकती है। अच्छा, एडजंक्ट मॉडिफायर के तौर पे काम करता है ना। तो यहां देखिए हमने बात की द मैन कॉल्ड द बॉय सडनली। तो ऊपर मैंने पोजीशन दो लिखी, एडजंक्ट को मैंने स्टार्ट में भी लिखा, एडजंक्ट को मैंने लास्ट में भी लिखा, लेकिन बाकी सब की पोजीशंस वही हैं। द मैन कॉल्ड द बॉय सडनली, द मैन सडनली कॉल्ड द बॉय, सडनली द मैन कॉल्ड द बॉय। तो कहते हैं कि ये तीनों जगहों पे एडजंक्ट लग सकता है। एक तो ये बात। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट, चूंकि हमने एडजंक्ट के बारे में तो बात कर दी, एडवर्ब होता है, बेसिकली एडवर्बियल पार्ट होता है, वो किसी भी जगह पे लग सकता है, उसकी पोजीशन जो रिमोट होती है किसी भी जगह पे लग सकता है। कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन आ गया, डेफिनेटली आपके ज़हन में होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात तो ठीक है। अब आगे आपने कहा जी कॉम्प्लीमेंट भी होता है और एडजंक्ट भी होता है। तो फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजंक्ट क्या है, अब बताता हूं। शी इज ब्यूटीफुल, शी बिकम्स अ डॉक्टर, ही वॉज इन द बस, योर परफ्यूम स्मेल्स वेरी गुड, बिफोर द शो शी सीम्ड नर्वस। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिकली उनकी। आगे हम जाना वो कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज। एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे अपीयर, बिकम, बी, सीम, ग्रो, लुक, टेस्ट, इस तरह के अल्फाज होते हैं। लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह के, और इसके जरिए वो बेसिकली सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। जैसे ब्यूटीफुल है, डॉक्टर है, शी इज ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कहते हैं ये प्रेडिकेट को कंप्लीट है। शी इज ब्यूटीफुल, शी बिकम्स अ डॉक्टर, शी अपीयर्स, कैसी लगती है, शी इज ब्यूटीफुल, वो क्या बन रही है, शी बिकम्स अ डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद आपने बताया वो क्या करता है,
वो किधर था, ही वॉज इन द बस। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं पेपर में, शी इज ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। शी बिकम्स द डॉक्टर। अब शी, और याद रखिए एक बात कि जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा होता है उसमें तो आप उसको बना देते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो आप उसको किसी भी सूरत में आप उसको उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब ही वॉज इन द बस आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे बात की कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, इन द बस पूरा ग्रुप है वर्ड का, तो उससे आप कैसे बनाएंगे, आप कभी भी नहीं बना सकते। लेकिन वो प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको कहा गया कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली जो है ना वो सेंटेंस के प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए, उसकी प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और नॉर्मली इसको मजीद अगर आप पहचानना चाहें तो वो ये इस तरह पहचान सकते हैं कि एक्शन जो है वो उससे डूअर से, जिसके मतलब फाइल से मफूल की जानब नहीं बनता, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जानब एक्शन नहीं जा रहा। अल्टीमेटली वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट है। अब ही वॉज इन द बस पे तो कोई काम नहीं कर रहा वो एक्शन, ठीक है। योर परफ्यूम स्मेल्स वेरी गुड, तो योर परफ्यूम स्मेल्स वेरी गुड में योर परफ्यूम वाला बंदा जो है, योर परफ्यूम ये सारा सब्जेक्ट है, ये उधर नहीं जा रहा, वेरी गुड की जानब ये एक्शन नहीं जा रहा कोई भी, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक लिंकिंग वर्ब है बेसिकली, जो ना लिंकिंग वर्ब के तो इस्तेमाल करके वो सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात की समझ आ गई होगी आपको कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के होने, ये मैंने जैसे बात की कि बाद बार सेंटेंसेस के अंदर होता है, बाद बार नहीं होता, लेकिन बेसिक पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न सेंटेंस का ये कि एडजंक्ट पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। या मैं उन्हीं चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, और इसके साथ हम आगे अगले पेज की जानिब भी बढ़ेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देखें पेज नंबर 89 पे आखिरी पैराग्राफ पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ही वॉज इन द बस, अब इन द बस ये पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये ही के बारे में बताता है, ठीक है। जायद वॉज इन द बस, जायद वॉज ऑन ड्यूटी, तो जायद के बारे में ये ऑन ड्यूटी जो बेसिकली जायद के बारे में बता रहा है। इसके बाद है दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पेज नंबर 90 पे पहुंच चुका हूं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द मैन कॉल्ड हिज ब्रदर अ फूल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसके, अ फूल, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हिज ब्रदर के बारे में। द मैन कॉल्ड हिज ब्रदर अ फूल, अफूल जो है बेसिकली वो किसको किसको बेवकूफ कहा जा रहा है, हिज ब्रदर को। लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब आप कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया, आपसे पूछा गया ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको इल्म हो कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अफूल बेसिकली जैसे मैंने बताया उस ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते। उसके बाद एक और, सुजन फाउंड हिज ब्रदर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट जो है बेसिकली सुजन फाउंड हिज ब्रदर, ये ब्रदर नहीं था, गलती से हम इधर लिखा गया ब्रदर का, इसको असाइनमेंट करें, ठीक है। सुजन फाउंड इज असाइनमेंट डिफिकल्ट, तो यहाँ आप देखिए कि जब असाइनमेंट की बात की गई, सुजन फाउंड इज असाइनमेंट डिफिकल्ट, तो ये किसका था, इसका ताल्लुक किसके साथ है, डिफिकल्ट का ताल्लुक असाइनमेंट के साथ है। तो कंप्लीट बेसिक जो पैटर्न है वो आपके सामने भी रख देता हूं कंप्लीट सेंटेंस का। जॉन आफ्टन कॉल्ड हिज ब्रदर अ फूल, आफ्टन क्या है, एडजंक्ट है,
ठीक है, उसके बाद अ फूल जो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हिज ब्रदर को के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। सो दिस इज व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक ही सेंटेंस के अंदर मिल रही है, तो वो किसके बारे में मिल रही है? जिसके बारे में मिल रही है आप उसका बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बाद सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, बाद में दोनों भी हो सकते हैं। खैर, चीजें बतानी जरूरी है। सेंटेंस लेवल पे आपको चीजों का इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप आईसी एनालिसिस करने जाते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि वो एग्जामिनर इस तरह की बातें ऐड करके आपके साथ जो है ना वो करता है, शुगल कर देता है, और आप समझते हैं जी कि हमने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, जबकि असल में होता ये है कि वो ये चीजें चूंकि आपको बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते और आप वहाँ कंफ्यूजन की वजह से मारे जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए ये बेहतर ये बात है कि आप इन चीजों को अपने ध्यान में रखें और इसी हिसाब से चीजों को आगे लेके आप बढ़ें, ताकि आपको चीजों को समझने में, उनको एवेल्युएट करने में मसला पेश ना आए। बेसिक कॉन्सेप्ट, चूंकि हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो जहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है सिंटैक्स का, तो ये बताना मैंने बहुत जरूरी समझा, वरना हम इसको स्किप भी कर जाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा नॉलेज है जो कि आपको नॉर्मली मिलता नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इंग्लिश की वर्ड ऑर्डर टाइपोलॉजी को देख रहे हैं। आगे एक पूरी डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है वर्ड ऑर्डर की टाइपोलॉजी की, जो पैटर्न्स देखें। लेकिन सिर्फ प्रेडिकेट के साथ भी सेंटेंस है। मैंने शुरू में बात की थी कि एक सेंटेंस के अंदर एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एक्सप्रेशन देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। ये सिंगल वर्ड है। पैटर्न देखिए, सिंगल वर्ड के साथ सिर्फ प्रेडिकेट गो, फिर दूसरा देखिए प्रेडिकेट एंड एडजंक्ट, गो क्वाइटली, फिर एक और देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जॉन स्लेप्ट, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड एडजंक्ट, जॉन स्लेप्ट क्वाइटली, फिर प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, ही एट हिज ब्रेकफास्ट। ये जो सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट हो, हमेशा वो सिर्फ पैसिव वॉइस होता है। जिसके अंदर एसपीओ का फार्मूला ना लगाओ वो पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एसपीओए, जॉन एट हिज ब्रेकफास्ट क्वाइटली, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। फिर एसपीसी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट, जॉन इज अ फूल। फिर एडजंक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, एट टाइम्स जॉन इज अ फूल। फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पेश किया ताकि आपको इसके बारे में इल्मों के सेंटेंस को किस तरह आपने समझना है। सो इसी पेज पे जो हमने डायग्राम देखी, आप इन पैटर्न की बेस पे याद रखिए कि 4 तरह के ऑपरेशंस जो है ना वो किए जा सकते हैं। आप सेंटेंस वेरिएशंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उसके सिमेंटिक एस्पेक्ट को चेंज किए बगैर 4 तरह के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन। ये वो सवाल हैं जो पेपर में आते हैं और यहीं जाके आप लोग फंसते हैं। ठीक है, तो ये जो फंसना है हमने इसको भी क्लियर करना है। अच्छा, इंसर्शन सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले इंसर्शन क्या है? इंसर्शन ये है, पेज नंबर 90 पे हम देख रहे हैं डायग्राम के नीचे इंसर्शन को। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप सेंटेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। द बॉय इज क्लेवर, द बॉय इज क्लेवर एक सेंटेंस था, आपने एडिशन की। द हैंडसम बॉय इज वेरी क्लेवर। ठीक है, सो सेंटेंस पैटर्न को डील करते हुए आपने देखा द हैंडसम बॉय इज वेरी, आपने इंसर्ट की दो बातें। डिलीशन में क्या हुआ? आपने रिमूव किए।
द हैंडसम बॉय इज वेरी क्लेवर को आपने द बॉय इज क्लेवर कर देने के बिल्कुल वाइस वर्षा आपने काम किया। फिर है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि इसमें आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को आप प्रोनाउंस में चेंज करते हैं या वर्ब फ्रेज को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स में बदल देते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, बदलना। जैसे मैदान में एक खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी लाया जा सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन में भी ये होता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जब प्रोनाउंस में तब्दील कर दिया जाए या वर्ब फ्रेजेस को ऑक्सिलरी वर्ब्स में तब्दील कर दी जाए। 90 पेज पर आप देखिए एग्जांपल आपको मिलेगी कि द यंग मैन विजिटेड हर मदर। यहां पे क्या था? द यंग मैन विजिटेड हर मदर। द यंग मैन क्या था? सब्जेक्ट था, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास? एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है द यंग मैन, सब्जेक्ट का नाउन है ना। हर मदर, ठीक है, दैट इज अनदर। अच्छा, सो हियर इसको जब आप तब्दील करते हैं, इसी सेंटेंस को आप चेंज करते हैं, तो सिंपल जैसे बात की सब्स्टिट्यूशन, ही विजिटेड हर, द यंग मैन विजिटेड हिज मदर, ही विजिटेड हर। सो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन में होता है ये इन तीनों मामलात में कि आप जब ये तीनों ऑपरेशन जब आप कर रहे हैं तो इनमें ये होता है मीनिंग नहीं तब्दील होता। चौथे में भी नहीं होता, ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। चौथा ट्रांसपोजिशन है, उसके अंदर इन चारों के अंदर मीनिंग तब्दील नहीं होता। ये याद रखिएगा कि मीनिंग नहीं तब्दील होता इनके अंदर, मीनिंग इफेक्ट नहीं होता। तो जब आप ये देखेंगे आपको अल्टीमेट ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसला कहाँ पे है, ठीक है। कि मीनिंग तब्दील नहीं होता, सिर्फ आपने अल्फाज का हेर फेर किया कि लफ्ज बीच में से ऐड कर दिया, लफ्ज बीच में से निकाल दिया। अब यही साथ साथ ट्रांसपोजिशन को देखेंगे पेज नंबर 91 पे कि ट्रांसपोजिशन को परमेचुएशन भी कहते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, उसको बदलते हैं। और ये कब होती है? एडजंक्ट की अक्सर पोजीशन से वो बदलती हैं। एडजंक्ट जब वो डिस्टर्ब होता है या ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं या प्रेडिकेट को। एग्जाम्पल दे दें, इसमें होता क्या है कि इसमें आप सेंटेंस के ग्रामेटिकल और सिमेंटिक एस्पेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ आप उनकी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट के ऑर्डर को बदलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन, इस डेफिनेशन को याद रखिए। परमेचुएशन या ट्रांसपोजिशन में क्या है? इसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट के जो ऑर्डर है उसको एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करते हुए इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उनका जो ग्रामेटिकल और सिमेंटिक एस्पेक्ट है वो चेंज ना हो। सो द मैन कॉल्ड द बॉय सडनली, ये था आपके पास सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। अब इसी को चेंज, द मैन सडनली कॉल्ड द बॉय, एडजंक्ट यहां पे आ गया। फिर सडनली द मैन कॉल्ड द बॉय। सो एक एडजंक्ट ने पोजीशन अपनी बदली, सेंटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबकी पोजीशन है वो तब्दील हो गई। तो ये जो तब्दीली है इसको ट्रांसपोजिशन का नाम दिया जाता है। तो आपको ये इल्म हो कि ये ट्रांसपोजिशन क्या चीज है, इसीलिए सेंटेंस लेवल की जो ग्रामर थी उसको मैंने ऐड किया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये क्या है और इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो यहां तक जो हमने बातें की, जो ग्रामर के ऊपर बातें की, डिस्कशन की, उनसे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।